नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात की शुरुआत एक दुख भरी खबर से करनी पड़ रही है। आज मुंबई में रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया गया। रतन टाटा का कल निधन हो गया था। सबके मन में सवाल है, इस रतन को टाटा कैसे कहें? भारत के इस महान सपूत को अलविदा कैसे कहें? कैसे यकीन करें कि रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे? रतन टाटा का काम और नाम इतना बड़ा है कि आप अपने आसपास देखेंगे तो हर जगह उनकी उपस्थिति का एहसास होगा। एसी टाटा का, टीवी टाटा का, टी कॉफी टाटा की, कार से लेकर एयरलाइन तक सब टाटा की, होटल्स हॉस्पिटल्स टाटा के, कैंसर का इलाज टाटा का, रिसर्च टाटा की, स्टील हो टेलीकॉम हो, हर फील्ड में आपको टाटा की प्रेजेंस मिलेगी। इसीलिए रतन टाटा कहीं जा नहीं सकते। वो आपको हर रोज दिखेंगे, यहीं मिलेंगे। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो सिर्फ टाटा ग्रुप के सर्वे सर्वा नहीं थे। रतन टाटा एक इंस्टीट्यूशन थे, एक विचार थे। रतन टाटा किसी न किसी रूप में हम सब की जिंदगी से जुड़ गए थे। उद्योगपतियों के आइडियल थे, नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन थे, गरीबों के लिए मसीहा थे। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को दुनिया भर में फैलाया। टाटा का नमक तो पूरा देश पहले से खा रहा था, लेकिन टाटा की चाय घर घर की किचन में रतन टाटा ने पहुंचाई। मिडिल क्लास को कार का सपना रतन टाटा ने दिखाया। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को इंटरनेशनल रतन टाटा ने बनाया। मिनरल वाटर से लेकर विस्तारा एयरलाइन तक, एयर इंडिया तक, सब रतन टाटा के पास था। रतन टाटा शोहरत की बुलंदियों पर थे, अपार दौलत थी, लेकिन जमीन से जुड़े रहे। इंसानियत का जज्बा ऐसा था कि कोरोना काल में जब हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के लिए जगह नहीं थी, तो ताज होटल के दरवाजे कोरोना पेशेंट्स के लिए खोल दिए। दिल में दया इतनी कि प्रिंस चार्ल्स का बर्मिंघम पैलेस में आने का न्योता इसलिए नामंजूर कर दिया क्योंकि उनका पेट डॉग बीमार था, वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सेवा का भाव ऐसा कि टाटा कंपनी के घरों से मजदूरों को निकाला जा रहा था। मजदूरों ने रतन टाटा से अपील की तो कंपनी के घर मजदूरों के नाम कर दिए, उन्हें घरों का मालिकाना हक दे दिया। सोच इतनी बड़ी कि लैंड रोवर और जगुआर जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स को एक्वायर कर लिया। एयर इंडिया खतरे में पड़ी तो एयर इंडिया खरीद ली। रतन टाटा वाकई में भारत के सच्चे रत्न थे। उन्होंने जिस बिजनेस को छुआ वो सोना उगलने लगा। खूब पैसा कमाया, लेकिन सब दान में दे दिया। रतन टाटा के व्यक्तित्व को शब्दों में समेटना इसीलिए नामुमकिन है। उनकी खूबियां गिनाने के लिए आज अल्फाज कम पड़ रहे हैं। आज रतन टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया, लेकिन लोगों के दिलों में रतन टाटा हमेशा बसे रहेंगे। आज उनके अंतिम दर्शन के लिए आम से लेकर खास तक हर वर्ग के लोग पहुंचे और सबकी जुबान पर रतन टाटा की अपनी अलग अलग कहानियां थी। इन लोगों के किस्से आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि रतन टाटा क्या थे और लोग उन्हें इतना प्यार क्यों करते हैं। रतन टाटा की उम्र 86 साल थी, लेकिन दिल से वो जवान थे। 2 दिन पहले जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। रतन टाटा ने खुद सोशल मीडिया पर मैसेज लिखकर नाराजगी जताई। कहा, अभी मैं जिंदा हूं, पूरी तरह ठीक हूं, लोग बेकार में मेरे मरने की अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन कल देर रात जब रतन टाटा के निधन की खबर आई तो यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कई बार चेक किया, कंफर्म किया, इस उम्मीद में शायद ये खबर झूठी निकले। लेकिन कुछ ही देर में टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने इस दुख भरी खबर को कंफर्म कर दिया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ के शोक संदेश आए। आज मुंबई में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को बॉम्बे हाउस में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और देर शाम राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में देश के बड़े बड़े नेता, उद्योगपति और फिल्म इंडस्ट्री के लोग शामिल हुए। अमित शाह, पीयूष गोयल, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार,
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सुनील भारती मित्तल, कुमार मंगलम बिरला, दीपक पारेख, हर्ष गोयनका, कितने सारे नाम है जो आपको गिना सकता हूं। ये सब रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने भी उनके निधन पर शोक जताया। रतन टाटा ने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री ली थी, लेकिन उन्होंने टाटा ग्रुप का पूरा आर्किटेक्चर बदल दिया, तस्वीर ही बदल दी, टाटा ग्रुप को टॉप पर पहुंचा दिया। रतन टाटा ने 1961 में 24 साल की उम्र में अपना करियर टाटा स्टील से शुरू किया था और 30 साल के अनुभव के बाद 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान संभाली। फिर 2012 तक टाटा ग्रुप और टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। ये टाटा ग्रुप का गोल्डन पीरियड था। रतन टाटा ने टेटली, जैगुआर, लैंड रोवर और कोरस स्टील जैसी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को टेक ओवर किया और टाटा ग्रुप को इंडियन बिजनेस हाउस में तब्दील करके ग्लोबल बिजनेस हाउस बना दिया। 2012 में रिटायर होने के बाद रतन टाटा टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नए नए इनोवेशन करने वाले, नए नए आइडियाज पर काम करने वाले नौजवानों की मदद करते थे। उन्होंने 30 नई कंपनियों यानी स्टार्टअप्स को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद की। रतन टाटा ने नैनो के जरिए मिडिल क्लास का कार का सपना पूरा किया और देश में डिजाइन पहली कार इंडिका भी लॉन्च की। रतन टाटा ने 21 साल में टाटा ग्रुप का कारोबार 40 गुना बढ़ा दिया, कंपनी को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। लेकिन रतन टाटा की सादगी, उनका डाउन टू अर्थ होना, उनका अपनापन आज सबके दिलों में बसा हुआ है। बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप के सर्वे सर्वा होने के बाद भी रतन टाटा कैसे एक साधारण आम आदमी की जिंदगी जीते थे, इसके तमाम किस्से आज सुनने को मिले। 1961 में रतन टाटा ने जमशेदपुर में टाटा स्टील से करियर शुरू किया तो टाटा स्टील के बाकी वर्कर्स की तरह का ब्लू ओवरऑल यानी कंधे से लेकर पैरों तक की यूनिफॉर्म पहनकर काम करते थे। 1 साल तक अप्रेंटिसशिप करने वाले रतन टाटा टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर एसके नानावटी के असिस्टेंट बन गए। उनके काम की शोहरत मुंबई तक पहुंची तो जेआरडी टाटा ने उनको मुंबई बुला लिया और काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा। इसके बाद जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को ग्रुप की खस्ताहाल कंपनियों सेंट्रल इंडिया मिल और नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को सुधारने की जिम्मेदारी दी। 3 साल में रतन टाटा ने दोनों कंपनियों को प्रॉफिट में ला दिया, जिसके बाद रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का हेड बना दिया गया। इतना बड़ा ओहदा होने के बाद, इतनी बड़ी पोजीशन पर होने के बावजूद रतन टाटा हमेशा सादगी वाली जिंदगी जीते रहे। जब वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने तो उन्होंने जेआरडी टाटा के कमरे में बैठने के बजाय अपना एक अलग छोटा सा कमरा बनवाया। उनके यहाँ सेक्रेटरीज की भीड़ नहीं थी, अकेले काम करना पसंद करते थे, सादगी से रहते थे। आज रतन टाटा की सादगी को याद करके पीयूष गोयल तो रो पड़े। I recall when he came home once in Mumbai for breakfast. We had only served a simple idli, vada, sambar and dosa. But he was so appreciative. I mean, he must be having the world's best cooks. But he was so appreciative of that simple breakfast. He was so kind to all of us in the family. He was so kind to the server who was serving the breakfast. And at the end of a very beautiful couple of hours that he had spent at home, when he was leaving, he asked my wife, very sweetly, would you like to take a picture with me? We really wanted to, but was shy to ask. He offered it. And it is these small, thoughtful gestures which make the man the Ratan Tata 140 crore Indians love and the world loves. पीयूष गोयल ने रतन टाटा की एक और बड़ी खूबी बताई।
रतन टाटा हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जिसने भी रतन टाटा से मदद मांगी, उन्होंने हमेशा दी। पीयूष गोयल ने बताया कि मुंबई में जो डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल आज लोगों की सेवा कर रहा है, वो रतन टाटा की मदद के बगैर बन ही नहीं सकता था। मुंबई में जूनियर डॉक्टर्स एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना चाहते थे, मुफ्त में सेवाएं देना चाहते थे, लेकिन उनके पास हॉस्पिटल बनाने के पैसे नहीं थे। ये बात रतन टाटा तक पहुंची। उन्होंने बिना देर किए हॉस्पिटल का पूरा खर्चा उठाने का भरोसा दिया। पीयूष गोयल ने बताया कि कोरोना महामारी के वक्त रतन टाटा ने सबसे पहले 1500 करोड़ रुपए की मदद की थी। 15 साल पहले की बात है। कुछ युवा डॉक्टरों ने मिलके एक अस्पताल शुरू करने की सोची संभाजी नगर में, और ये युवा डॉक्टर सब स्वयं सेवी थे। कुछ बहुत ज्यादा तनख्वाह वगैरह नहीं ले रहे थे। वो अपनी सेवा देकर इस अस्पताल को शुरू करके चलाना चाहते थे। डॉक्टर हेडगेवार के नाम पे वो अस्पताल आज भी लाखों लोगों की सेवा कर रहा है हर वर्ष। और जब उनको वो अस्पताल बनाना था, तब जब रतन टाटा जी को पता चला कि युवा डॉक्टरों ने इसका कल्पना की है, तो बेझिझक उन्होंने पूरी सहायता करी, और उसके कारण वो अस्पताल आज बहुत बड़ा अस्पताल के रूप में सेवा दे रहा है। उसकी एक्सपेंशन भी हो रही है। अब वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, और एक ऐसा अस्पताल जिसके लोग कभी रतन टाटा जी को जानते नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन उनकी सेवा भावी चरित्र को देखकर रतन जी ने रत्ती भर भी सोचा नहीं, सीधा पैसा दे दी। मैं समझता हूं एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने जीवन भर व्यापार और उद्योग को तो बहुत नई ऊंचाइयों तक लेके गए ही, ईमानदार व्यवस्थाओं से भी कैसे। रतन टाटा तामझाम से दूर आम लोगों वाली जिंदगी पसंद करते थे। वो दिल्ली आते तो पुरानी कार में चलते थे। उनके साथ कोई असिस्टेंट भी नहीं होता था। रतन टाटा ने एयर इंडिया खरीदी। इससे पहले उन्होंने विस्तारा एयरलाइंस बनाई थी, लेकिन वो खुद कभी प्राइवेट प्लेन में नहीं चलते थे। 1992 में इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के बीच एक सर्वे कराया गया। एयरलाइंस के कर्मचारियों से पूछा गया कि दिल्ली से मुंबई की उड़ान के दौरान ऐसा कौन सा पैसेंजर है जिसने कर्मचारियों को सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों ने सबसे अधिक वोट रतन टाटा को दिए थे। जब इसकी वजह ढूंढने की कोशिश की गई तो पता चला रतन टाटा इकलौते वीआईपी थे जो अकेले चलते थे। उनके साथ उनका बैग और फाइलें उठाने के लिए कोई सहायक नहीं होता था। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती, रतन टाटा खामोशी से अपना काम शुरू कर देते थे। वो फ्लाइट अटेंडेंट से बहुत कम चीनी के साथ एक ब्लैक कॉफी मांगते थे। आज उनको याद करते हुए कॉर्पोरेट लीडर दीपक पारेख ने उनकी सादगी को याद किया। दीपक पारेख ने कहा, एक अच्छे इंसान में जितनी खूबियां आप सोच सकते हैं, वो हर खूबी रतन टाटा में थी। युवा पीढ़ी रतन टाटा से बहुत कुछ सीख सकती है। साथ में काफ़ी काम किया है, और ऐसे आदमी मिलेंगे नहीं कभी। इतने जेनरस, जेंटल, काइंड हार्टेड, सब पूछो, जेंटलमैन, नॉलेजेबल, विद विजन, हार्ड वर्क, इंटेग्रिटी, जो क्वालिटी है उनके पास, वो कभी गर्म नहीं होते। उसका टेम्पर एकदम सीधा होता है। हमने काफ़ी देखा है बोर्ड मीटिंग्स में, कुछ भी खराब न्यूज़ आए तो भी वो आराम से लेते हैं, सोचते हैं क्या करने का, और काम सीधी रीते करता है। सो ऐसे आदमी ऐसे मिलने को, टेम्परामेंट इज ऑल्सो वेरी गुड, कूल टेम्परामेंट। यंग एंटरप्रेन्योर्स क्या सीख सकते हैं जो आप कहना चाहेंगे अपने दोस्त के हवाले से? इंटेग्रिटी, विजन, हार्ड वर्क, सिंप्लिसिटी, डोंट गेट इट इन योर हेड, यू आर द बिगेस्ट मैन बट डोंट गेट इट इन योर हेड, बी हम्बल, बी ह्यूमिलिटी, नो हुब्रिस। रतन टाटा ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। इसकी मिसाल वो किस्सा है जब रतन टाटा ने अमेरिका की फोर्ड मोटर्स के मालिक से अपने अपमान का बदला लिया था। असल में रतन टाटा ने 1998 में पहली स्वदेशी डिजाइन वाली कार इंडिका लॉन्च की थी, लेकिन ये कार बाजार में अपनी जगह नहीं बना पाई और टाटा मोटर्स को भारी घाटा हुआ।
जिसके बाद रतन टाटा ने इसे बेचने का फैसला किया। वो अपनी टीम के साथ अमेरिका में फोर्ड के दफ्तर में गए। फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से उनकी करीब 3 घंटे तक बात हुई। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि उनको कार बनानी छोड़ देनी चाहिए। उन्हें कार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये बात रतन टाटा के दिल को चुभ गई। उन्होंने टाटा मोटर्स को बेचने का इरादा छोड़ दिया, मुंबई लौट आए और टाटा मोटर्स को फिर से मुनाफे में लाने में पूरे जी जान से जुट गए। वक्त बदला, फोर्ड मोटर्स दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया। 2008 में रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार्स जैगुआर और लैंड रोवर दोनों को खरीदकर अपना हिसाब बराबर कर लिया। इसके बाद पैसेंजर सेगमेंट में भी टाटा मोटर्स ने एक बड़ा नाम हासिल किया। की पहली सोच थी कि कॉमन मैन के लिए कैसे काम करे। तो उस समय सब घड़ियां जो थी सब विलायती घड़ियां थी, तो उन्होंने टाइटन बनाया जिसमें एक इंडियन वॉच ग्लोबली फेमस हुआ। फिर नैनो कार के लिए काम किया। इनोवेशन तो हमेशा टाटा वे ऑफ वर्किंग था, तो बहुत इम्पोर्टेंट था उनकी सभी कामों के लिए। और अभी भी देखिए सेमीकंडक्टर में काम कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन में काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर में टाटा ग्रुप आगे ही उसी तरह से एक ब्लेजिंग ट्रेल चलाता रहेगा। इसे मैंने एक बार पूछा था कि आप की क्या लग्जरी की में क्या डेफिनेशन क्या है। इसकी मेरा एक छोटा सा बंगला है और जहां मैं एक माले के घर पे रहता हूं, लेकिन एक स्विमिंग पूल बनाया है अपने कुत्ते के लिए। और उनको बहुत स्नेह था अपने कुत्ते टीटो के साथ, और हमेशा मैं उनसे यही पूछता था टीटो कैसा है। बट अब वो नहीं रहे और क्या बताएं। ऐसी कितनी सारी कहानियां आज सुनने को मिली। लेकिन जहां तक बिजनेस की बात है, सिर्फ जैगुआर लैंड रोवर नहीं, रतन टाटा ने कई विदेशी कंपनियों को टेक ओवर किया। 2000 में रतन टाटा ने ब्रिटिश बिजनेस ग्रुप टेटली को खरीदकर लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि टेटली ग्रुप टाटा ग्रुप से 2 गुना बड़ा था, डबल था। फिर भी टाटा ने उसे खरीदने का जोखिम लिया। आज टाटा की ग्लोबल ब्रेवरेज कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनी है। 2004 में रतन टाटा ने साउथ कोरियन ऑटोमोबाइल कंपनी दाइबू के जरिए इंडियन बिजनेस को खरीदा और टाटा मोटर्स में मर्ज कर दिया। 2004 में टाटा स्टील ने सिंगापुर की सबसे बड़ी स्टील कंपनी नेट स्टील को खरीद लिया। नेट स्टील उस वक्त 7 देशों में कारोबार कर रही थी। लेकिन रतन टाटा ने सबसे बड़ा टेकओवर 2007 में किया, जब उन्होंने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस को खरीद लिया। कोरस खरीदने का ब्रिटेन में काफी विरोध हुआ था। बिजनेस लीडर्स ने भी इसे रतन टाटा का गलत दाव कहा था। हालांकि रतन टाटा ने इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाकर अपनी कारोबारी क्षमता, अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस साबित कर दी थी। उनका जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक, और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो ज़िंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। इज आउटस्टैंडिंग पर्सन। रतन टाटा अकेले नहीं थे। उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन उनको 4 बार अलग अलग लड़कियों से प्यार हुआ। ये बात खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई थी, जिसमें उन्होंने आखिरी लड़की का जिक्र किया था। रतन टाटा ने बताया था कि जब वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में नौकरी कर रहे थे, उस वक्त उनकी दोस्ती साथ में जॉब करने वाली एक अमेरिकी लड़की से हो गई थी। बात शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन रतन टाटा की दादी बीमार पड़ गई। दादी ने उन्हें देखने की इच्छा जताई। वो इंडिया आ गए और इसी दौरान 1962 का भारत चीन युद्ध शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि न लड़की भारत आ पाई और न रतन टाटा वापस लॉस एंजलिस जा पाए, और लव स्टोरी अधूरी रह गई। हालांकि रतन टाटा ने अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को, अपने साथ काम करने वालों को अपना परिवार बना लिया था। सबकी दिल खोलकर मदद करते थे, और आज
अपनी तमाम यादें छोड़कर दुनिया को टाटा कह गए। मैं उनकी कंपनी में काम किया, मेरा करियर उधर ही शुरू हुआ। मैं उनको 94 में लगता है मैं एक बार मिली थी, पहली बार वो जाके उनके ऑफिस में मिली थी और मुझे वो सुधा ऐसे संबोधित करते थे। उनका दिल बहुत बड़ा था और उनका रूप सुंदर था, उनका दिल भी उतना ही बहुत सुंदर था। वो ट्रू टाटा थे, कंपैशन में लोगों के बारे में मदद करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए, और बहुत क्लीन उनके माइंड था। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे ये इतना सालों के प्रयाण में मैं उनको एक ही ऐसे व्यक्ति को देखा है। उनका बुद्धि और जीभ और हृदय ऑल तीन एक ही था। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हृदय में है, वो सब हाथ में है। रतन टाटा सिर्फ इंसानों से नहीं, जानवरों से भी बेहद प्यार करते थे। उन्हें अपने पेट डॉग से बहुत लगाव था। रतन टाटा के पास 2 जर्मन शेफर्ड टीटो और टेंगो थे। उन्होंने मुंबई में टाटा ग्रुप के हेड ऑफिस बॉम्बे हाउस में स्ट्रे डॉग्स के लिए दरवाजे पूरे खोल दिए थे। जब भी रतन टाटा अपने दफ्तर बॉम्बे हाउस पहुंचते थे तो स्ट्रे डॉग्स उनका पीछा करते हुए लिफ्ट तक जाते। एक स्ट्रे डॉग उन्हें गोवा की सड़क पर बीमार मिला। वो उसे साथ ले आए, अपने घर में रखा, उसका नाम गोवा रख दिया। आज रतन टाटा के आखिरी विदाई के वक्त उनके इस पेट डॉग को भी लाया गया। मुंबई के बड़े कारोबारी निरंजन हीरानंदानी ने वो किस्सा सुनाया जब रतन टाटा ने अपने बीमार डॉग की देखभाल में व्यस्त होने की बात कहकर किंग चार्ल्स की तरफ से अवार्ड का इनविटेशन ठुकरा दिया था। His kindness to even dogs is well known. कुत्तों से उनके लगाव के किस्से मशहूर हैं। 2018 में प्रिंस फिलिप ने उन्हें एक अवार्ड सेरेमनी में आने का न्योता दिया था, लेकिन उन्हें आखिरी मौके पर अपना ब्रिटेन दौरा रद्द करना पड़ा था क्योंकि उनका डॉग बीमार पड़ गया था। वो अपने पेट डॉग को अकेला छोड़कर अवार्ड लेने के लिए लंदन जाने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने प्रिंस का न्योता ठुकरा दिया था। और प्रिंस चार्ल्स ने भी ये स्वीकार किया था कि रतन टाटा एक महान शख्सियत हैं। His action indicated. रतन टाटा को लेकर आज सब लोग इतने भावुक क्यों हैं? आखिरकार रतन टाटा एक उद्योगपति थे, बिजनेस चलाते थे, पैसा कमाते थे, तो फिर उनको लेकर आज घर घर में लोग दुखी क्यों हैं? इसे समझने की जरूरत है। रतन टाटा को उनकी वेल्थ ने बड़ा नहीं बनाया, उन्हें लोगों का प्यार मिला उनकी बेसिक क्वालिटीज को लेकर, ऐसी बातों को लेकर जो आमतौर पर बड़े लोगों में नहीं मिलती। रतन टाटा विनम्र थे, कभी अपनी वेल्थ का शो ऑफ नहीं करते थे, कभी अपनी ताकत का डिस्प्ले नहीं करते थे, किसी को डराते नहीं थे। रतन टाटा दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। आज ऐसे अनेक अनुभव सुनने को मिले। किसी ने हॉस्पिटल बनाने के लिए मदद मांगी, किसी ने इलाज के लिए, तो किसी ने एडमिशन के लिए, और रतन टाटा ने सबकी खुले दिल से मदद की। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपको सुनने को मिल जाएंगी। जब रतन टाटा की सादगी को लोगों ने पसंद किया, वो खुद कार ड्राइव करते थे, ना कोई तामझाम, ना भीड़ भाड़। आम लोग देखते थे रतन टाटा हमेशा प्रोटोकॉल का पालन करते थे। सिक्योरिटी चेक कराने और लाइन में खड़ा होने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये सब ऊपर से दिखने वाली बातें हैं। इन सब से ऊपर जो बात थी, अंदर की बात, वो ये कि रतन टाटा का दिल साफ था। बिजनेस को आगे बढ़ाने में उन्होंने अनफेयर मींस का सहारा नहीं लिया। अपनी कंपनी को ऊपर उठाने के लिए किसी दूसरी कंपनी को गिराने का काम नहीं किया। और रतन टाटा की ये सारी क्वालिटीज उनके इंटरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती थी। जब वो नई जनरेशन के लोगों से बात करते थे तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताते थे, लेकिन वो बातें बड़े काम की होती थी। वो नौजवानों से कहते थे, सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस शुरू मत करो, बिजनेस शुरू करो अपनी अलग पहचान बनाने के लिए। रतन टाटा की ऐसी बातें लोगों के दिलों में उतर जाती थी। इसीलिए मैंने कहा, रतन टाटा जैसे लोग मरा नहीं करते। वो अपने कर्म से, अपने विचार से, अपनी सादगी से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी सोच से हमेशा लोगों के दिलों पर राज करते हैं, हमेशा जिंदा रहते हैं।
रतन टाटा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके जीवन से कुछ सीखें और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारें। अब रुख करते हैं राजनीति की खबरों का। राहुल गांधी ये पता लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हरियाणा में इतनी बुरी हार क्यों हुई और हार के लिए जिम्मेदार कौन है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हरियाणा में हार के कारणों का पता लगाने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में खड़गे के अलावा राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, हरियाणा के दोनों इलेक्शन ऑब्जर्वर्स अजय माकन और अशोक गहलोत मौजूद थे। हरियाणा कांग्रेस के इंचार्ज दीपक बावरिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग से जुड़े। मजे की बात है, इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला मौजूद नहीं थे। पता लगा मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कारण तो बाद में पता लगेंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि नेताओं ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पार्टी से ऊपर रखा, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बैठक में ईवीएम को लेकर भी चर्चा हुई। पार्टी ने भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान से उन 20 सीटों की लिस्ट मांगी जहां ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप पार्टी ने लगाया है। खड़गे ने अजय माकन और अशोक गहलोत से कहा वो जल्दी से जल्दी हार के कारणों की एक डिटेल्ड रिपोर्ट दें। मीटिंग में यह तय हुआ कि हार की वजह का पता लगाने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए। अब अजय माकन और अशोक गहलोत हरियाणा में पार्टी के सभी उम्मीदवारों से अलग अलग बात करेंगे, हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी चर्चा करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट हाईकमान को दी जाएगी। आज अजय माकन ने कहा चुनाव आयोग से लेकर गुटबाजी तक सारे फैक्टर्स पर आज चर्चा हुई है। अब हार के हर पहलू को देखा जाएगा, उसके आधार पर आगे की रणनीति तैयार होगी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इतनी बड़ा उलटफेर जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज बड़े से बड़े सर्वेयर्स हिंदुस्तान के, कोई छोटे नहीं, मतलब बड़े से बड़े सर्वेयर्स जो कह रहे थे, सभी के सभी एक साथ गलत साबित हो जाएं तो उस चीज़ का की जानकारी कोई आधा एक घंटे के अंदर मीटिंग से नहीं होती। उसके आज हम लोगों ने तय किया है कि आगे क्या हम करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से वेणुगोपाल जी आगे समय बताएंगे। इसके बाद अशोक गहलोत ने कहा यह कहना जल्दबाजी होगी कि गुटबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस और कास्ट इक्वेशन की वजह से कांग्रेस हरियाणा में हारी। असली वजह क्या है? पार्टी उसकी तह तक जाएगी, जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान इसे लेकर गंभीर है क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस के हाथ से जीती हुई बाजी निकल गई। जीती हुई बाजी हार गई, ये तो जग जाहिर है। क्यों हारे हैं, चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि ये जीतना हमारे लिए बहुत आवश्यक था। वहाँ की जनता जिता रही थी हमें। आप वहाँ के आम जन से पूछो, मीडिया वाले से बात करो, एग्जिट पोल वाले से बात करो, और बीजेपी के लोग भी प्राइवेटली ये कहते थे कि कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। ये सुपरफिशियल बातें गुटबाजी थी और कॉन्फिडेंस था, वहाँ पे जाति समीकरण है, वो सब बातें तो आप हम सब चर्चा में करते हैं। गुटबाजी, आपकी ईवीएम, आपके जाति समीकरण और कॉन्फिडेंस, ये सब बातें हम लोग बात करते रहते हैं। हर पार्टी हारने के बाद में इस प्रकार की बातें करती है, पर राहुल गांधी जी ने खड़गे साहब ने मीटिंग करके तय किया आगे हम बढ़ेंगे और तय तक जाना चाहेंगे। अब जिम्मेदारी हमेशा तय होती है, कई जिम्मेदारी जो तय होती है वो आपको दिखती है मीडिया को, कई जिम्मेदारी है जो तय होती है वो आपको दिखती नहीं है, क्योंकि वो दिल में रहती है, दिमाग में रहती है। अशोक गहलोत और अजय माकन हार के कारण खोजेंगे, कब तक खोजेंगे, कितना टाइम लगेगा पता नहीं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेता खुलकर हार की वजह बता रहे हैं। कांग्रेस के ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष अजय यादव ने आज कहा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरह लड़ी ही नहीं, न दलित वर्ग को सम्मान दिया गया, न पिछड़ों का ख्याल रखा गया। इलेक्शन में सिर्फ चंद लोगों को तवज्जो दी गई। अजय यादव ने कहा कि पिछड़ी जाति के नेताओं को पूछा तक नहीं गया, इसलिए ओबीसी बेल्ट में कांग्रेस को वोट नहीं मिले। अजय यादव ने कहा कि मामन खान जैसे नेताओं ने कम्युनल बयान दिए, वो अपनी सीट तो जीत गए, लेकिन आसपास की
10-11 सीटों पर कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपना चुनाव जीतने में लगे थे। कांग्रेस के इंचार्ज दीपक बावरिया हॉस्पिटल में भर्ती थे। हाईकमान की तरफ से कोई बात करने को तैयार नहीं था। इन सब बातों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। फिर उन्होंने कहा कि रही सही कसर हुड्डा और सैलजा के झगड़े ने पूरी कर दी। जब आप पोस्टर्स लगाते हैं, आप ओबीसी को नहीं आप पहचानते, ओबीसी के चेयरमैन की आप फोटो नहीं लगाते हैं, आप सीसी में नहीं है ना, हमें सीडब्ल्यूसी की एक्सटेंडेड मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। कौन बुलाए जाते हैं? उनके क्षेत्रों में जीत रहे हैं। जहां आप तवज्जो दोगे नेताओं को और जहां आप इग्नोर करेंगे तो ये हाल होगा। पीसीसी का जब अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? प्रभारी जी जो हैं अगर बीमार थे तो अपना पदभार छोड़ देते हैं ना। मुख्यमंत्री की बात जब करें जब आपके पास 45 से ज्यादा ऊपर एमएलए बने हो, तब तो आप मुख्यमंत्री की क्लेम करें। आप पहले ही कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं भी मुख्यमंत्री बनने लायक हूँ। टिकट तो मेरे कहने से भी नहीं दी कईयों को, इसका मतलब मैं घर बैठ जाऊं क्या? इसका पूरा ओवरहॉलिंग होना चाहिए। पीसीसी की ओवरहॉल होनी चाहिए, सीआरपी की ओवरहॉल होनी चाहिए। नए फेसेस को लाया जाए ताकि एक नए लोग आगे आए और पार्टी को में जान फूकें। असंध से कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी ने तो साफ साफ कहा उन्हें तो भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव हरवाया। गोगी कुमारी सैलजा के करीबी हैं। हरियाणा चुनाव में कुमारी सैलजा ने गोगी के ही नॉमिनेशन में हिस्सा लिया था। राहुल गांधी ने असंध से ही हरियाणा में कैंपेन शुरू किया था, लेकिन आज गोगी ने कहा राहुल गांधी की रैली ही उनकी हार की वजह बन गई। उन्होंने कहा इस रैली में भूपेंद्र हुड्डा ने उनका नाम तक नहीं लिया। हुड्डा के सपोर्टर्स इशारा समझ गए और उन्हें चुनाव हराने में लग गए। गोगी ने कहा हरियाणा में हुड्डा कांग्रेस हारी है, इस हार के लिए बाप बेटा ही जिम्मेदार है। कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, लेकिन आखिरी 2 दिनों में जो एक पोलराइजेशन हुआ और शुरू से ही पार्टी के अंदर भीतरघात भी था, वो शुरू से ही कोशिश में थे और वो पोलराइजेशन में बदल के थोड़ा नुकसान हो गया। राहुल गांधी के आने पे ही थोड़ी गड़बड़ हुई। जो स्टेट लीडरशिप थी उनको अच्छा नहीं लगा कि डायरेक्ट असंध में राहुल गांधी कैसे। आपने देखा होगा कि हुड्डा साहब ने स्टेज से मेरा नाम तक नहीं लिया और उनके समर्थकों ने इसी को नैरेटिव बनाया कि हुड्डा साहब ने तो गोगी के लिए वोट ही नहीं मांगा और वो एक सबसे बड़ा था कि इससे नुकसान हो। जो उम्मीदवार चुनाव हारे हैं उनका दर्द तो समझा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि वो हार को ग्रेसफुली स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी हार कर भी मोदी से हार मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार चुनाव हारे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपनों ने ही हराया। राहुल गांधी भी इंटरनल मीटिंग में कहते हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट हावी हो गए। सहयोगी दल बता रहे हैं कि कांग्रेस अति आत्मविश्वास से हारी, लेकिन कांग्रेस के नेता सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय ईवीएम पर अटके हुए हैं और यही बात कांग्रेस को सच्चाई समझने से रोक रही है। आज उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को आंख दिखाई। उमर ने कहा अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 46 विधायकों का सपोर्ट है और वो 24 घंटे कांग्रेस के समर्थन का इंतजार करेंगे, उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। असल में आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की मीटिंग हुई। इसमें उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया। इस मीटिंग के बाद उमर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 विधायक हैं। आज 4 निर्दलीय विधायकों ने भी सपोर्ट का ऐलान कर दिया, इसलिए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 46 विधायकों का सपोर्ट है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजॉरिटी के लिए जरूरी नंबर्स हैं। इसके बाद उमर ने कहा कांग्रेस की तरफ से समर्थन की चिट्ठी अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने कांग्रेस को फैसला करने के लिए 1 दिन का वक्त दिया है, उसके बाद तय करेंगे सरकार बनाने का दावा पेश करने राजभवन कब जाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई। लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फिलहाल
कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फिलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। हम कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं ताकि उनकी चिट्ठी आ जाए। कांग्रेस की चिट्ठी आ जाती है तो फौरन जाएंगे। आज का दिन हमने दिया कांग्रेस को, वो अपना कार्रवाई कर लें। वैसे कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस चुनाव से पहले का, इसलिए कांग्रेस उमर को सपोर्ट करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उमर ने सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस के समर्थन की चिट्ठी न मिलने की बात कही, ये अच्छा संकेत नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया, ये भी अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन उमर पर जोरदार हमला किया अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता इंजीनियर रशीद ने। इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला को आर्टिकल 370 की वापसी का वादा याद दिलाया। उन्होंने कहा, चुनाव जीतते ही उमर के तेवर बदल गए हैं। कैंपेन के वक्त उमर चिल्ला चिल्लाकर आर्टिकल 370 की वापसी का वादा करते थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद कहने लगे 370 की वापसी आसान नहीं है। इंजीनियर रशीद ने कहा, जो लोग उन्हें बीजेपी की बी टीम बताते थे वो अब खुद बताएं बीजेपी के फेवर की बातें कौन कर रहा है। उमर साहब से ड्यू रेस्पेक्ट मैंने 4 दिन पहले कहा, आज भी मैं ये कह रहा हूं, 370 पर अब वो कुछ बोल ही नहीं रहे। कल उन्होंने कहा कि 370 इस सरकार से मांगना ही फजूल है, तो फिर वोट मांगने का मतलब क्या था? उन्होंने पहले लड़ने से पहले ही सरेंडर कर दिया है ना। वो आसमान बदलता है रंग कैसे कैसे। कल उमर साहब जैसे ही जीत गए, अभी और भी नहीं लिया, 24 घंटे में 2 स्टेटमेंट उन्हें दिए कि 370 वो मोदी जी से उनकी हिम्मत नहीं है उनसे मांगने की। अब दुनिया को समझ आना चाहिए मोदी जी का काम कौन आसान कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो आपने स्टेटहुड की बात की, हमने उनसे एक सिंसियर मशवरा दिया था कि आप तब तक शपथ ना लें जब तक ना आपको स्टेटहुड वापस लिया जाए। तो इस वक्त अगर वो 10-15 दिन सरकार ना बनाते, मेजॉरिटी उनके पास ही, कौन सा आसमान नीचे गिर पड़ता, शायद बीजेपी सरकार पर प्रेशर बढ़ता। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, देखिए हम सिर्फ राहुल गांधी से इतना कहेंगे कि आप झूठ बोलना छोड़ दें। कश्मीर पर राहुल गांधी ने जितना झूठ बोला, जितना हिपोक्रेट वो है, उतना कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि खुलकर वो ये नहीं कहते ही हैं कि वो 370 के सपोर्ट में नहीं है। इंजीनियर रशीद ने सवाल उमर अब्दुल्ला से पूछा था, लेकिन जवाब फारूक अब्दुल्ला ने दिया। फारूक ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के लोगों को गफलत में नहीं रखना चाहती। आर्टिकल 370 की वापसी में समय तो लगेगा और ये बात सही है, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। 370 का टाइम लगेगा क्योंकि यू हैव टू गो टू द कोर्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज स्टेटहुड, जिससे कि आप काम कर सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि मरकज़ हमारे साथ सही सलूक करेगा, हमारा स्टेटहुड आएगा और उसके साथ साथ हमें हर चीज़ में मदद करेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान का ताज है, मुकुट है। ताज चमकेगा तो हिंदुस्तान चमकेगा। जम्मू कश्मीर के चुनाव का जिक्र इस बार आपकी अदालत में भी हुआ। आर्टिकल 370 की बात भी उठी। इस बार मेरे मेहमान हैं केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह। मैंने उनसे पूछा कि कश्मीर घाटी में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया। क्या इसकी वजह यह है कि वहां रहने वाले मुसलमान बीजेपी को मुस्लिम विरोधी मानते हैं? क्या इसका कारण यह है कि गिरिराज सिंह जैसे नेता ये कहते हैं कि 1947 में सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था? इस शो का एक हिस्सा मैं आपको सुनवा देता हूं। गिरिराज जी, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, लेकिन वैली में बीजेपी को सीटें नहीं मिली, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, तो सब लोग कहते हैं कि उसकी वजह यह है कि गिरिराज सिंह जैसे नेता हर बात में हिंदू मुसलमान को लड़वाते हैं। मैं आपसे कहूं, आपने छेड़ दिया बात। कश्मीर की जो स्थिति थी, पत्थरबाजों का था, आतंकवादियों का था बोलबाला, कोई कश्मीर जाने से डरते थे। आज माननीय मोदी जी 370 धारा हटाने के बाद आज लाल चौक पर डंके की चोट पर ये मोदी जी के कारण ही जा रहे हैं। मोदी जी की नीतियों ने कश्मीर में अमन, चैन, विकास लाए। आज कई होटलें खुले,
कई एमओयू हुए, गांव का विकास हुआ। हाँ, हमें उम्मीद था कि नरेंद्र मोदी जी ने पत्थरबाज को हटाया, अमन चैन लाया, कश्मीर के चेहरे को जो धूमिल किया था कांग्रेस ने पत्थरबाजों को प्रोत्साहन दे करके, फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती की लोगों ने उसको समाप्त किया। उम्मीद करता था कि वहाँ के वैली के लोग भी, मुसलमान भी वोट देंगे। अब उनको सोचना है। गिरिराज सिंह ने हर सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। ओवैसी की बात की, मौलाना मदनी की बात की, गजवाए हिंद का जिक्र किया, और जब सनातन की बात आई तो वो काफी एग्रेसिव हो गए। कभी कभी सवालों से आहत भी हुए। जब आर्टिकल 370 का जिक्र हुआ तो उन्होंने करारा जवाब दिया। प्लीज वेलकम गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, अब जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी की सरकार बनेगी, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे, और उन्होंने लोगों से वादा किया कि आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे। राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला चिल्ला चिल्ला करके भोरे नमाज पढ़ ले, तैयो 370 फिर से नहीं आने वाला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर का बंगला सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। आज मुख्यमंत्री आतिशी सिंह का एक वीडियो जारी किया गया जिसमें आतिशी अपने प्राइवेट घर में बैठकर सरकारी काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, फाइल्स पर सिग्नेचर कर रही हैं, फोन कॉल्स अटेंड कर रही हैं, और उनके सामने कई सारे कार्टन रखे हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि एलजी के आदेश पर भले ही आतिशी सिंह का सामान मुख्यमंत्री के सरकारी घर से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन एलजी आतिशी को जनता का काम करने से नहीं रोक सकते। आतिशी के इस वीडियो की चर्चा हुई तो बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता भी कैमरा लेकर आतिशी के उस सरकारी बंगले पर पहुंच गए जो उन्हें दिल्ली की शिक्षा मंत्री के तौर पर अलॉट हुआ है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा, आतिशी के पास दूसरा सरकारी घर है, लेकिन वो निजी घर में बैठकर काम करने का ड्रामा कर रही है। दिल्ली के लोग अब आम आदमी पार्टी की इस नौटंकी को समझने लगे हैं। आम आदमी पार्टी का एक नया नौटंकी शुरू। अभी मैंने देखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अपने निजी आवास पर सामान रख के बैठी है, तो मुझे लगा कि आतिशी से मिलने उनके AB-17 उनके सरकारी निवास पर पहुंचा जाए। उस आवास में आतिशी ऑलरेडी रह रही हैं, और मैंने वहां पूछा, और वो घर पर जाकर के मैंने देखा तो अंदर स्टाफ काम कर रहा है। कई गाड़ियां बड़ी बड़ी आतिशी जी के घर में खड़ी हैं। आतिशी जी अपने AB-17 में भी जो उनके घर का सामान है, वहां जहां वो रह रही हैं, जो उनके कब्जे में, वहां पर भी बैठकर काम नहीं करेंगी, और नकली डब्बे बना के सामान के रख के प्रदर्शित करेंगी। ये नौटंकी दिल्ली वाले कब तक देखते रहेंगे? कल ही की बात है, PWD डिपार्टमेंट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास सील कर दिया था। कहा यह गया था कि अरविंद केजरीवाल ने नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास का हैंडओवर नहीं किया, इसलिए दूसरे मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट करने से पहले पूरी जांच करनी है। इसे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की साजिश करार दिया। संजय सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री आवास का प्रॉपर हैंडओवर किया गया था, इसके सबूत उनके पास है। हकीकत यह है कि बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपमानित करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने चाबी नहीं दी, केजरीवाल जी ने घर नहीं खाली किया। भारतीय जनता पार्टी वाले चिल्ला चिल्ला के झूठ फैला रहे हैं, इसीलिए मैं इनको भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। ये प्रमाण है उस बात का कि केजरीवाल जी ने घर खाली किया। इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का बकाया नहीं है, और अरविंद केजरीवाल ने घर खाली कर दिया। अगर PWD विभाग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को रविवार को चाबी दे दिया था, उसमें उनका सामान रखा हुआ था, तो किस अधिकार से दिल्ली के LG ने उनका सामान बाहर कराया, फिकवाया? जब दिल्ली के LG
अपने राजनिवास में आए थे तो क्या पुराने एलजी से इन्वेंट्री ली गई थी? इसके बाद आतिशी सामने आई। आतिशी ने कहा बीजेपी कुछ भी कर ले, उनका हौसला नहीं तोड़ पाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो वो सड़क पर बैठकर भी दिल्ली की जनता के लिए काम करने को तैयार हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसलिए परेशान है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं पाती। वो चुनाव लड़ते हैं, मुंह की खाते हैं, तो वो ऑपरेशन लोटस शुरू करते हैं। वो दिल्ली में वो भी नहीं कर पाए। फिर उन्होंने एक तीसरा पैंतरा अपनाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दो, विधायकों को जेल में डाल दो। वो भी नहीं कर पाए। तो अब वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, किसी तरह से मुख्यमंत्री आवास पर ही कब्जा कर लें। अगर भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करके मन की शांति मिलती है तो उनका स्वागत है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम सड़क पर बैठकर भी दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। ये सारे बंगले भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। हम दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं। कभी कभी लगता है कि दिल्ली में सीएम के बंगले को लेकर दोनों तरफ से खामखा इतना ड्रामा हो रहा है। ये घर चीफ मिनिस्टर के लिए है, आतिशी को इसमें रहना है, फिर चाबी लेने देने, इन्वेंट्री बनाने का चक्कर क्यों चलाया गया? ये सब सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है और आतिशी के वहां रहते हुए भी कागज पूरे किए जा सकते थे। दूसरी तरफ अगर पीडब्ल्यूडी वाकई में कागजी कार्रवाई करना चाहती है तो आतिशी को भी कह देना चाहिए था जो करना है कर लो, 2-4 दिन बाद बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। बंद डिब्बों के साथ बैठकर वीडियो बनाने की क्या जरूरत? अब ये मामला जितनी जल्दी रिजॉल्व हो अच्छा रहेगा। दोनों पार्टियां मिलकर दिल्ली के पॉल्यूशन का, दिल्ली की सड़कों का हाल सुधारें। अब मैं आपको बिहार के एक लोकल लीडर के महल की कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें दिखाऊंगा जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। असल में आज ईडी ने लालू परिवार के एक करीबी आरजेडी नेता अरुण यादव की 46 प्रॉपर्टीज को जब्त किया। आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव और उनके परिवार पर बिहार में रेत की इलीगल माइनिंग से अपार संपत्ति बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। अरुण यादव की जो संपत्तियां जब्त की गई हैं उनमें 40 एग्रीकल्चर लैंड हैं, दानापुर में 4 फ्लैट हैं, पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में एक कमर्शियल लैंड शामिल है। अरुण यादव के बैंक अकाउंट में 2 करोड़ 5 लाख रुपए मिले। बैंक अकाउंट अब सीज हो गया है। हालांकि ईडी की जांच में यह तो पता लगा था कि अरुण यादव ने इलीगल माइनिंग से करीब 40 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है, लेकिन जब अरुण यादव को उनके लीगल इनकम के सोर्सेस के बारे में पूछा गया तो पता चला ये इनकम कहीं ज्यादा है। अरुण यादव के गांव में बने उनके महल की तस्वीरें सामने आई तो अधिकारी भी हैरान रह गए। कई एकड़ में फैले इस महल की 4 दीवारी 15 फीट से ज्यादा ऊंची है। दीवार के कोनों पर वॉच टावर लगे हैं। महल में बड़े बड़े बाग बगीचे हैं। घर के भीतर नेताजी का दरबार लगता है और इसके लिए अलग दरबार हॉल बनाया गया है जिसमें 100 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। अरुण यादव के महल के अंदर एक बड़ी सी गौशाला थी जिसमें 500 से ज्यादा गाय भैंसें थी। इस घर के अंदर एक बड़ा सा तालाब भी था। बड़े से गैराज में 1 दर्जन से ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती थी। घर के अंदर अरुण यादव के पूर्वजों की मूर्तियां लगी हुई हैं। इस महल का उद्घाटन लालू यादव ने किया था, लेकिन अरुण यादव ने कहा उनके पास प्रॉपर्टी के सारे कागजात हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है क्योंकि वो लालू के करीबी हैं। आज की बात में आज शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि रतन टाटा कितने बड़े आदमी थे, उनके पास कितनी संपत्ति थी, कितनी बड़ी कंपनी थी, लेकिन वो कितनी सादगी से रहते थे। लेकिन अपने देश में एक ऐसे नेता को आपको दिखाना पड़ा जिनकी कमाई का ठिकाना नहीं, लेकिन महल करोड़ों का। ये बात सिर्फ एक अरुण यादव की नहीं है। ईडी का केस कितना सच्चा है, कितना झूठा है, इसकी भी नहीं है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक लोकल लीडर ने कितना बड़ा महल बनाया, वो किस शान शौकत से रहते हैं। जिस बिहार में जनता के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, जहां हॉस्पिटल्स की बुरी हालत है, स्कूल बस से बदतर होते जा रहे हैं, वहां एक लोकल लीडर द्वारा संपत्ति का ऐसा डिस्प्ले
सवाल तो खड़े करता है। इसी तरह की बातों ने बिहार में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के लिए बड़े सवाल खड़े किए हैं। उनके पार्टी के लोग विलासिता और शक्ति प्रदर्शन के दम पर लोगों को डराते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो बाहुबली हैं और लोग डर कर उन्हें वोट दे देंगे। लेकिन अब जमाना बदल गया है, जनता ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करती। विदा लेने से पहले आपको बता दूं कि इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह अपने तीखे बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। वो हमेशा हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हैं, वो सनातन को लेकर इतने एग्रेसिव क्यों होते हैं, उन्होंने राहुल गांधी को लल बबुआ क्यों कहा, इस तरह के तमाम सवालों पर गिरिराज सिंह ने खुलकर जवाब दिए। गिरिराज सिंह के साथ आपकी अदालत का ये शो आप देख पाएंगे शनिवार रात 10 बजे। प्लीज वेलकम गिरिराज सिंह। आपकी पार्टी की जीत हुई है, विनम्र होना चाहिए, लेकिन आपने क्या कहा, राहुल गांधी बेशर्म है, राहुल गांधी मुंह के बल गिरे। हरियाणा के चुनाव में कह रहे थे मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया। अरे भाई, जीतने के पहले क्यों जीत गया कर रहे हैं? अब हार गए तो आप कह रहे हैं ये जोकर हैं, और आपने एक शब्द से बल किया लल बबुआ। वो क्या होता है? जो बड़े बाप के बेटे होते हैं उनको लल बबुआ कहा जाता है, जिनको कोई ज्ञान नहीं होता। जो आदमी देश की दशा और दिशा नहीं जानता हो तो लल बबुए न कहलाएगा उसको, और क्या। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे